एवरीवन, खुशामदीद। दिस इज़ निदा। यहाँ हम क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि ये क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीजंस थे, ये सब हम इसमें जानेंगे और ये वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में हमारी बहुत हेल्प करती है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बहुत सारे रीजंस थे, लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इन सब को हम जानेंगे, पर यहाँ हम सब स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से। सो इन 1774 लुइस 16 जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्हें फ्रांस की गद्दी मिलती है और वो फ्रांस के राजा बन जाते हैं। वो 20 साल के थे और उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से होती है। रानी एंटोनेट एक बुरी सलाहकार थी। जब जब राजा इनकी सलाह माना करते थे वो प्रॉब्लम में फंस जाया करते थे। जब राजा गद्दी पर बैठे तो उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की। वो ये थी कि इनके राजकोष में बिल्कुल भी धन नहीं था, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य होने पर भी इनका राजकोष खाली क्यों था, ये खुद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर ये है कि फ्रांस बहुत लंबे समय से युद्ध में इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से इनके सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके थे। साथ ही इनका जो मेंटेनेंस था वो बहुत ज़्यादा खर्चीला था, क्योंकि राजा रानी दोनों ही बहुत खर्चीले थे। ये दोनों बहुत ही लग्जरियस लाइफ जिया करते थे। इनके पूरे महल का मेंटेनेंस करने में बहुत पैसा चला जाता था। ये लोग पूरी जनता से अलग होकर वर्सेलिस पैलेस में रहते थे। नेक्स्ट ये था कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। एक्चुअली 13 ऐसी अमेरिकन कॉलोनीज थी जो ब्रिटेन अपने जिस पर ब्रिटेन अपना कब्जा किए हुए था। तो इन 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रांस ने अपना बहुत धन गंवाया। सिर्फ बदला लेने के लिए, ईगो की वजह से ये काम करने पर फ्रांस पर करीब करीब 2 बिलियन लिवरेस या लिवर्स कह सकते हैं, इतना कर्जा आ गया। लिवरेस या लिवर्स जो है वो उस टाइम पर फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी। तो जब इतना कर्जा आ गया, उसके ऊपर इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा था। जो लैंडर्स थे जिन्होंने ये कर्ज स्टेट को दिया हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। जो भी लोन था उस पर 10% इंटरेस्ट लगता था। तो जो भी बजट था स्टेट का, वो काफ़ी सारा पैसा इनका इंटरेस्ट पे करते करते चला जाता था। तो ये कर्जे के जाल में ये लोग फंसे हुए थे। इनका जो पैलेस था उसका मेंटेनेंस का काफ़ी ज़्यादा खर्चा था। युद्ध में भी ये लोग इन्वॉल्व थे। बहुत ज़्यादा फजूल खर्च थे इन लोगों के। पब्लिक से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, अच्छे डिसीजंस नहीं लेते थे। ये सभी रीजंस बने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। आगे और रीजंस भी इसमें जुड़ते जाएंगे, वो हम देखेंगे। अब इनके जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात थी, वो भी चलाना मुश्किल हो रहा था। अब आर्मी को मेंटेन करना है, कोर्ट को मेंटेन करना है, सारा पूरा गवर्नमेंट ऑफिसेस रन करना है और यूनिवर्सिटीज़ को चलाना। ये सारी चीज़ों की वजह से सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम टैक्सेस को इंक्रीज़ करें। जब हमें ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो हो सकता है हमें ये सारी ज़रूरियात आसानी से मेंटेन कर पाएँ हम, तो हमारा सारा काम भी चल जाएगा इससे। लेकिन सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं थी, टैक्सेस इंक्रीज़ करना इतना आसान नहीं था। उसके बारे में हम जानेंगे कि वो कैसे बढ़ाया गया। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, वो डिवाइडेड थी 3 एस्टेट में। इसे आप कह सकते हैं जैसे कि भारत में वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ यहाँ फ्रांस में थी। यहाँ पर भी सोसाइटी डिवाइडेड थी। समझ लीजिए कि जो सबसे ऊपर का दर्जा था, जो ब्राह्मण को मिला हुआ था, वो यहाँ फ्रांस में क्लर्जी को मिला हुआ था। जैसे कि ब्राह्मण जो होते हैं वो हिंदू रिलीजन में सबसे ऊपर देखे जाएंगे, वैसे ही क्रिश्चियन रिलीजन में सबसे ऊपर कौन देखे जाएंगे, जो कि फादर्स हैं, जो चर्च के ओनर्स हैं। तो इसमें फादर्स नोबल्स आ रहे थे फर्स्ट एस्टेट में। जो सेकंड एस्टेट है उसमें आ रही थी नोबिलिटी, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे। जैसे कि हमारे यहाँ सेकंड नंबर पर कौन थे, क्षत्रिय। यहाँ पर कौन है, बड़े लैंड ओनर्स, मिनिस्टर्स आ जाया करते थे। और जो थर्ड एस्टेट है जो नीचे का है, जिसमें आप कह सकते हैं यहाँ फ्रांस के वैश्य और शूद्र आ सकते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, कुछ छोटे मोटे कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी यहाँ पर थे।
और साथ ही फार्मर्स, आर्टिशियंस और जो छोटे मोटे कारीगर होते हैं, सर्वेंट्स, मेड्स, ये सारे लोग इस थर्ड एस्टेट में आया करते थे। एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली है कि जो तीसरे तबके के लोग थे, ये थर्ड एस्टेट, इनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, इनसे फ्री में काम करवाया जाता था। ये अकेले टैक्स पे किया करते थे। ये जो दोनों ग्रुप थे, ये फर्स्ट एस्टेट, सेकंड, ये दोनों कोई टैक्स पे नहीं किया करते थे। सारा जो बोझ था वो इन पर हुआ करता था, थर्ड एस्टेट के लोगों पर। जो कि जितने भी टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये लोग सारा पे किया करते थे। तो ये लोग राजा से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब जो 60% लैंड है, जो 60% जो लैंड है वो नोबल्स के पास था, चर्च के पास था, और जो रिच लोग थे उनके पास था। और जो चर्च है उसके पास काफ़ी सारे प्रिविलेजेस भी थे। ये लोग टैक्स कलेक्ट किया करते थे, जिसे हम कहते हैं टीथिस। ये जो टीथिस है, जो चर्च से कलेक्ट किया करते थे ये लोग, उसको कहते हैं हम टीथिस। और ये पीजेंट्स के द्वारा दिया जाता था। जो किसान लोग हैं, थर्ड एस्टेट के लोग, ये और दूसरे टैक्स भी दिया करते थे, जिसमें डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता था, जिसे कहते थे टाइले। और इसके अलावा उनके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जो एवरीडे कंजम्पशन के आइटम्स होते हैं, जैसे सॉल्ट, टोबैको, जो भी वो कंज्यूम करते थे, उसके ऊपर भी इन्हें टैक्स देना पड़ता था। मतलब इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो एक तरीके से इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ गया था। इतना ज़्यादा ये लोग टैक्स दे रहे थे, अकेले पूरे देश का खर्चा अकेले यही लोग चला रहे थे। तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जो पूरी पॉपुलेशन थी फ्रांस की 1715 में, वो 23 मिलियन थी। फिर वो 1789 तक आते वो 28 मिलियन हो गई बढ़कर। तो जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो भूख भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा अनाज चाहिए होगा, लेकिन अनाज इतना नहीं था। जो डिमांड थी फूड ग्रेन्स की वो भी बढ़ने लगी, लेकिन पैदावार इतनी नहीं थी। तो जो प्रोडक्शन था जो ग्रेन्स का, वो जो प्रोडक्शन था जो ग्रेन्स का, वो पेस नहीं रख पा रहा था डिमांड के साथ। डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम हो रही थी। ऐसे में प्राइसेस जो थे वो राइज हो गए, बहुत हाई हो गए प्राइस, महंगाई बढ़ गई। जैसे हम लोग रोटी, चावल, सब्ज़ी, दाल खाते हैं, हमारा एक स्टेबल डाइट है। तो यहाँ के लोगों का स्टेबल डाइट था ब्रेड। वो लोग ब्रेड खाते हैं, लेकिन ब्रेड का बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया था। तो इसलिए सभी लोग जो है, मेजॉरिटी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहती थी। इसके अलावा जो वर्कर्स थे, उनकी सैलरी, वेजेस फिक्स थी। वेजेस फिक्स थी, जो कि बढ़ाई नहीं जाएगी। अब महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब 18th सेंचुरी में एक सोशल ग्रुप का इमर्जेंस हुआ, जिसे हम मिडिल क्लास कह सकते हैं। मिडिल क्लास ऐसे लोग थे जिन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, और इन्होंने सिल्क, टेक्सटाइल्स और वुलन क्लोथ्स को बेच करके, बाहर एक्सपोर्ट करके, या रिच लोगों को बेच करके उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। ये सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट हो गए, और इसमें काफ़ी मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स आते थे। याद रखिए, जो थर्ड एस्टेट है उसमें काफ़ी लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। इसमें बहुत एजुकेटेड लोग भी थे, जो कि बिलीव करते थे कि बर्थ के बेस पर किसी को इस तरीके से प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। कोई भी इंसान की जो सोशल पोजीशन है वो उसके मेरिट के बेसिस पर होना चाहिए। वो कितना हार्ड वर्किंग है, कितना टैलेंटेड है, कितना एजुकेटेड है, ये चीज़ें पहले कंसिडर करना चाहिए। तो ये सारे जो आइडियाज़ थे, जो कि एक सोसाइटी की बात किया करते थे, जो कि एक फ्रीडम एंड इक्वल लॉज के ऊपर बेस्ड होगा, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बेस्ड होगा, ये सारे जो आइडियाज़ थे, इन्हें कुछ फ़िलासफ़र्स ने बढ़ाया था। जो फ़िलासफ़र्स थे, वो थे जॉन लॉक एंड जॉन जैकस रूस।
रूसो, इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी जिससे लोगों के अंदर ऐसी आग लगी कि हाँ, हमें भी अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा। तो इनमें से रूसो ने एक बुक लिखी थी, द ट्रेटिसिस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने बात की थी कि जो डॉक्ट्राइन है डिवाइन का, एब्सोल्यूट राइट का, मोनार्क का, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। राजा के ऊपर जो निरंकुश राजा का शासन है, जो शक्तियाँ हैं, उन्हें कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। वो कोई डिवाइन राइट या एब्सोल्यूट राइट नहीं मिले उनको। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। इसके अलावा रूसो ने एक आइडिया को बढ़ाया जो कि बात करता था कि गवर्नमेंट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस होनी चाहिए, जहाँ पर वो अपनी जनता के साथ और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और उनके साथ मिलजुल कर पूरा शासन करती है, पूरा शासन चलाती है। ये जो द स्पिरिट ऑफ लॉज था, ये जो द स्पिरिट ऑफ लॉज है, ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रपोज किया गया था, जहाँ पर डिवीज़न ऑफ पावर की बात की गई कि गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड कर देना चाहिए। एक सेपरेशन ऑफ पावर जो कि आज हम इंडिया में भी देखते हैं। ये एक ऐसा मॉडल था गवर्नमेंट का जो कि यूएसए में फोर्स किया गया। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि 13 कॉलोनीज़ थी जिनको इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटेन से, और इन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी दी कि इंडिविजुअल राइट्स होंगे और इस तरीके का मॉडल होगा जहाँ पर लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव सबके अलग अलग पार्ट्स होंगे। और इससे बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरह देखा गया फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा। इस बीच में एक र्यूमर या न्यूज़ कह लीजिए फैल रही थी कि लुई 16 चाहते थे कि वो टैक्सेस इंक्रीज़ करे क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मोनार्क अकेले टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता था। एक पुरानी परंपरा चली आ रही थी कि जो मोनार्क है वो टैक्सेस तभी इम्पोज कर सकता है अगर उन्हें एस्टेट जनरल का साथ मिले, यानी कि एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी जिसमें टैक्स इम्पोज करने का प्रपोजल रखा जाएगा। अब इस प्रपोजल को एस्टेट जनरल ही आगे बढ़ा सकता है। अभी एस्टेट जनरल क्या है? ये एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेजेंगे और फिर एक मोनार्क उन लोगों के साथ मिलकर डिसाइड करेगा कि आगे कैसे टैक्स इम्पोज करना है। तो जो वोटिंग राइट्स थे उनके पास उनके पास हर एक ग्रुप के पास एक एक वोट हुआ करता था। ये जो तीनों एस्टेट हैं, तीनों के पास एक एक वोट था। जब एक एक वोट होगा तो इसका मतलब था कि इन दोनों के पास मिलाकर 2 वोट हो जाएंगे। जो फर्स्ट एस्टेट है, सेकंड एस्टेट है, दोनों के पास जब एक एक वोट होगा तो दोनों के मिलाकर 2 वोट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों चाहें तो राजा के साथ मिलकर टैक्स को बढ़ा सकते थे। अगर टैक्स बढ़ेगा तो ये सारा टैक्स पे करेंगे कौन? थर्ड एस्टेट के लोग। तो इसलिए थर्ड एस्टेट के लोगों ने कहा कि ये जो सिस्टम चला आ रहा है, ये तीनों के पास एक एक वोट होगा, ये सिस्टम ख़त्म करो। और ये जो एक एक वोट का सिस्टम है ये मेंबर्स को मिलना चाहिए, यानी कि जितने भी मेंबर्स फर्स्ट स्टेट में हैं, जितने भी सेकंड में हैं और जितने भी थर्ड में हैं, तो उन सभी लोगों को एक एक वोट मिलेगा और सब लोग वोट देंगे। लेकिन लुई 16 ने इस आइडिया को रिफ्यूज़ कर दिया और कहा जो पहले से चला आ रहा है वैसे ही आपको वोट करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर इन दोनों ग्रुप्स में देखें तो 300 मेंबर इन दोनों में आएंगे। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये अगर हम इसमें देखें तो 300 मेंबर्स इन दोनों ग्रुप में आएंगे। और जो थर्ड स्टेट्स है इसमें यहाँ पर 600 लोग हैं। जब मीटिंग हो रही थी तो इन 600 लोगों को बैठने की भी जगह नहीं दी गई, उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्ट किया जाता था। जब उनके ये वोटिंग आइडिया को नहीं माना गया तो ये लोग बहुत गुस्से में आ गए थे। ये जो आइडिया था ये उन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स से लिया गया था जो कि रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस किया था, जिसमें इस प्रकार के मेंबर्स के अकॉर्डिंग वोटिंग राइट्स की बात की गई थी। लेकिन जब थर्ड एस्टेट के इस आइडिया को रिफ्यूज़ किया गया तो वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे और असेंबली से चले गए।
असेंबली से बाहर जाने के बाद उन्होंने वहाँ के एक इनर टेनिस कोर्ट में एक ग्रुप बनाया और कहा कि हम आज से एक नेशनल असेंबली है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी और फ्रांस उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण से मोनार्क के शासन पर कुछ अंकुश लगे क्योंकि वो निरंकुश था, वो अच्छा डिसीजन मेकर नहीं था वो, तो इसलिए ज़रूरी है कि उनके पावर्स को लिमिटेड किया जाए। तो अब क्या होगा कि ये जो नेशनल असेंबली बनेगी, और बनेगी तो कैसे बनेगी, आइए जानते हैं। लुईस 16 ने फाइनली देखा कि ये जो लोग हैं ये काफ़ी सीरियस हैं, और फिर इस बात को उन्होंने भी माना और नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज़ किया गया और ये एक्सेप्ट किया गया कि जो पावर्स हैं अब से वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे और राजा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो 4 अगस्त 1789 वो दिन जिस दिन असेंबली ने पास किया एक ऐसा लॉ जो कि फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर देगा। ये फ्यूडल सिस्टम क्या था, जो ज़मींदारी प्रथा थी कि बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जो उनको टैक्स भी नहीं देना होता था, तो इस फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया गया। जो टैक्सेस की बात थी वो भी ख़त्म की गई, अब सबको टैक्स देना है। तो जो टीथेस एंड टैक्स था तो जो एक टीथिस टैक्स था वो अब नहीं लिया जाएगा चर्च के द्वारा, और साथ ही जब ये सारी चीज़ें हुई और चर्च की ज़मीन को भी ले लिया गया तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स का फ़ायदा हुआ जिससे ये अपना कर्जा चुका पाए। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है इवेंट्स की जिसमें 1774 में लुईस 16 फ्रांस के राजा बने। उन्होंने देखा कि उनका राजकोष जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना टैक्स को बढ़ाया जाए। फिर 1789 में एस्टेट जनरल की मीटिंग के बारे में सोचा गया और यहाँ पर थर्ड एस्टेट ने नेशनल असेंबली का निर्माण किया। यहाँ पर इन्होंने बेस्टिले जहाँ पर एक जेल हुआ करती थी, जो जेल है वहाँ से कैदियों को छुड़ा दिया गया और इस जेल की दीवारों को तोड़ दिया गया क्योंकि ये बेस्टिले ये राजा की पावर्स को दिखाता था, जिससे भी वो गुस्सा होगा उसको वो यहाँ पर डाल देगा। तो जो पीजेंट्स थे वो रिवॉल्ट करते थे और जो पीजेंट्स थे वो भी रिवॉल्ट कर रहे थे विलेजेस में। अब 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कि राजा के पावर्स को कंट्रोल करेगा और गारंटी करेगा कुछ बेसिक राइट्स को जो कि सभी को मिलेंगे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो सारी बातें होती हैं, जस्टिस एंड ऑल, सब लोगों को मिलेगा। 1792-93 में फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया और जो किंग थे उन्हें हरा दिया गया, मर्डर कर दिया गया। 1804 में नेपोलियन फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं और वो बहुत बड़ा पार्ट जो कि यूरोप का था उसको एनेक्स कर लेते हैं, उसको जीत लेते हैं। फिर 1815 में नेपोलियन की वाटरलू वॉर में हार हो जाती है। सो इसको हम आगे के लेसन में जानेंगे। अब इस फर्स्ट चैप्टर को हम आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा ये लेसन एंड होता है। थैंक यू सो मच।